आज नगर विमानन नॉर्थन रीजन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में अभी जिनको आप सब लोगों ने यहाँ से सुना, बहुत डिटेल और विस्तार में उन्होंने बहुत सारी बातें आज देश के अंदर जिस प्रकार से नगर विमानन के क्षेत्र में विकास हो रहा है, किस प्रकार से भारत तरक्की कर रहा है, राज्यों में किस प्रकार से काम हो रहा है, बहुत विस्तार से उन्होंने रखा। और मैं सर्वप्रथम तो आज इस सम्मेलन को उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड में आयोजित किया, हमको मेजबानी का अवसर दिया। मैं युवा जोश और विनम्र दोनों गुणों से परिपूर्ण हमारे नगर विमानन मंत्री आदरणीय राम मोहन नायडू जी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर बहुत स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और अभी अभी उत्तर प्रदेश से हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और लंबा जिनका कालखंड है, उत्तर प्रदेश के मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, हरियाणा सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री और मेरे मित्र श्री विपुल गोयल जी, नागरिक उड्डयन मंत्री राजस्थान सरकार श्री गौतम कुमार ढाक जी, और हमारे उत्तराखंड सरकार के चीफ सेक्रेटरी श्री आनंद वर्धन जी, श्री समीर सिन्हा जी, मंत्रालय में अक्सर आपसे भेंट होती है, और सभी राज्यों से राजीव वर्मा जी, मुख्य सचिव चंडीगढ़, असकंबा चुम्बा जी, विपिन कुमार जी, चेयरमैन AII, फैज अहमद किदवई जी, राजेश निर्वाण जी, सब्जी जी, रुबीना अली जी, और हमारे सभी राज्यों से आज यहाँ पधारे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल और भारत सरकार से आए हुए सभी हमारे अधिकारीगण, मैं आप सभी का और अन्य हमारे जो इस क्षेत्र में सेवा देने वाले आप सभी का मैं हृदय से यहाँ स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और सच में आज का दिन, अभी जैसा राम मोहन जी ने बताया कि मेरे लिए भी आज ये विशेष दिन है, क्योंकि आज से ठीक 4 वर्ष पूर्व मुझे उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में मेरी पार्टी ने जिम्मेदारी मेरे लिए तय की, और इन 4 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन से अनेकों चुनौतियां हमारे सामने आई, और हर बार ईश्वर की कृपा से वो चुनौतियां हमारे लिए अवसर बन गई। और जैसा अभी राम मोहन जी कह रहे थे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए, इसी भावना के साथ उत्तराखंड के स्वाभिमान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का निरंतर हमने प्रयास किया है। साथियों, ये आज हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज के इस अवसर पर हमें उत्तर भारत के नगर विमानन मंत्रियों के इस महत्वपूर्ण सम्मेलन की मेजबानी करने का अवसर मिल रहा है। सच में हमारे लिए तो बड़ा उत्सव जैसा है कि इतने सारी सेवा प्रदाता लोग भी यहाँ पर हैं, और मंत्री भारत सरकार श्री राम मोहन नायडू जी स्वयं यहाँ पर आज इसको पूरा इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, और आदरणीय मंत्रीगण सभी राज्यों के यहाँ आए हुए हैं। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और नगर विमानन मंत्री श्री राम मोहन नायडू जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व में देश का आज ये क्षेत्र हमारा न केवल अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छू रहा है, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी सहज और सुलभ बन रहा है। और इस महत्वपूर्ण आयोजन हेतु उत्तराखंड का चयन इस बात का भी प्रमाण है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा देश के दूरस्थ, दुर्गम और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों को भी हवाई सेवाओं से जोड़ने का गंभीर प्रयास
लगातार किया जा रहा है। साथियों, एक समय था जब हवाई यात्रा को केवल कुछ विशिष्ट श्रेणी के लोगों के लिए और संपन्न वर्ग के लोगों के लिए माना जाता था, या ये सेवाएं कुछ एक वर्ग तक ही सीमित होती थी। परंतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हवाई यात्रा आम आदमी की यात्रा बन चुकी है। आज भारत जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी विमानन अर्थव्यवस्था बन गया है, उसका कारण आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई उड़ान योजना है। 2016 में उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक प्रारंभ कर देश के नागरिक विमानन के क्षेत्र में नई क्रांति का सूत्रपात किया गया था। इस योजना के माध्यम से जहां एक और छोटे शहरों से लेकर दूरस्थ क्षेत्रों तक हवाई नेटवर्क से जोड़कर आम नागरिकों को सस्ती दरों पर हवाई सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, वहीं इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन, अनेक प्रकार का रोजगार और अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में भी बहुत बड़ी मदद मिल रही है। इतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2014 के बाद देश में जितने भी नए हवाई अड्डों का निर्माण हुआ, अगर हम आकलन करें, जैसा अभी राम मोहन जी कह रहे थे कि केवल आंकड़े नहीं है, सच में जो काम किया गया है वो हम सबके सामने स्पष्ट दिखता है। जितने हवाई अड्डे 2014 के बाद उनका निर्माण हुआ, उनकी संख्या आज़ादी के बाद के वर्षों में 65 वर्षों में बने हुए हवाई अड्डों से दुगनी है। और जहां एक और सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना के माध्यम से छोटे शहरों में हवाई अड्डों के विकास हेतु विशेष जो वित्तीय सहायताएं हैं वह भी प्रदान की जा रही है। वहीं भारत को 2030 तक वैश्विक लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने हेतु एयर कार्गो नीति भी लागू की गई है, जिससे व्यापार के क्षेत्र में भी हमको मजबूती मिलेगी। साथियों, उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के विमानन नगर के क्षेत्र में विशेष रूप से हेलीकॉप्टर सेवाएं केवल एक परिवहन का साधन नहीं है, बल्कि यहाँ की लाइफलाइन भी है। चाहे आज दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में आवश्यक सामग्री पहुंचानी हो, गंभीर रोगियों को त्वरित रूप से उपचार के लिए बड़े अस्पतालों में लाना हो, या फिर प्राकृतिक आपदा, और प्राकृतिक आपदा भी चूंकि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड हो या उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य हों, अभी हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, आप लगातार टेलीविजन पर देख रहे होंगे, आपदाएं आ रही हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, और ये आपदाएं हमारे लिए प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में एक चुनौती के रूप में हमारे सामने आती हैं। इनमें बचाव कार्यों को संचालित करना हो या प्रत्येक परिस्थिति में ये हवाई सेवाएं आज हमारे लिए जीवनदायिनी सिद्ध हो रही हैं, यानी जीवन को बचाने का सबसे कारगर माध्यम बन रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार उत्तराखंड के अंदर उड़ान योजना के अंतर्गत राज्यों के विभिन्न हिस्सों में हवाई पट्टियों और हेलीपोर्ट्स के विकास की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। राज्य में वर्तमान में 18 हेलीपोर्ट्स से हेली सेवाओं के संचालन का कार्य किया जा रहा है, जिनमें से अब तक 12 हेलीपोर्ट्स पर सफलतापूर्वक ये सेवाएं प्रारंभ की जा चुकी हैं। यही नहीं, आने वाले समय में राज्य के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी हम हेली सेवाओं से जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये सबसे आसान पहुंच का अगर कोई रास्ता है तो हमारे लिए हेली सेवाएं हैं, जो समय की भी बचत होती है और जल्दी हमको त्वरित रूप से सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं। हम हेलीपोर्ट्स को कृषि, फार्मा, बागवानी, लॉजिस्टिक्स से जोड़कर उन्हें आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में भी विकसित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने आपदा संभावित क्षेत्रों में स्थायी हेली बेस के निर्माण और आपातकालीन संसाधनों की व्यवस्था करने के साथ ही स्थानीय युवाओं को राहत एवं बचाव कार्यों का प्रशिक्षण प्रदान करके एक सशक्त आपदा प्रतिक्रिया नेटवर्क विकसित करने का भी काम किया है। साथियों, हमारे राज्य में प्रत्येक वर्ष करोड़ों श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहब, आदि कैलाश, हरिद्वार, ऋषिकेश सहित अनेक स्थलों को दर्शन के लिए आते हैं। और ये दर्शनार्थी श्रद्धालु देश और दुनिया, पूरी दुनिया से भी आते हैं।
ऐसे में हेली सेवाओं के विस्तार ने इन सेवाओं को पहले की तुलना में कहीं और अधिक सरल और सुलभ बना दिया है। आज चारधाम यात्रा के दौरान प्रत्येक वर्ष लाखों तीर्थयात्री केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा का लाभ उठा रहे हैं। जैसा आप सभी को विदित है कि अभी हाल ही में चारधाम यात्रा के दौरान कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी सामने आई थी, जिनके प्रति हमारी सरकार अत्यंत संवेदनशील है। ऐसे में जहां राम मोहन नायडू जी यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने पूरी चिंता करी, हमारे समीर सिन्हा जी, पूरी टीम और हमारे मुख्य सचिव आनंद वर्धन जी और सब लोगों ने तत्काल रूप से जो है कैसे इन सेवाओं को और सुरक्षित बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता अगर कोई है तो हमारे आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता उनकी सुरक्षा है। उसको ध्यान में रखकर ही हम काम कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने भी तत्काल जैसे ही आपदा यहाँ पर हुई, हेलीकॉप्टर हमारा दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उस दिन वो दिल्ली से साइप्रस के लिए यात्रा पर थे और जैसे ही वो वहाँ लैंड हुए, उन्होंने तत्काल फोन पर सारी जानकारी ली और हर संभव उन्होंने कहा कि जो भी जरूरी प्रयास हैं वो किए जाएंगे और पूरी सहायता का भी आश्वासन दिया। मंत्री जी लगातार हमारे संपर्क में रहते हैं। आगे हमारा प्रयास है कि सितंबर माह में जब ये सेवाएं हमारी प्रारंभ होंगी तो उस समय हम और सुरक्षित एक SOP बना के काम करेंगे। उसके बारे में हम सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए सबकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का समझौता न हो और सभी हेलीकॉप्टर सेवाएं निर्धारित गाइडलाइनों के अंतर्गत ही संचालित हों। उसी को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय से ये भी आग्रह करता हूं कि पर्वतीय राज्यों की जो विशिष्ट भौगोलिक आवश्यकताएं हैं, परिस्थितियां, उनको ध्यान में रखते हुए उड़ान योजना के अंतर्गत एक पृथक विमानन नीति बनाई जाए। इस नीति में अतिरिक्त वित्तीय सहायता, संचालन हेतु सब्सिडी, विशेष ATC व्यवस्थाएं, मौसम पूर्वानुमान तंत्र, स्लॉटिंग और आपदा पूर्व तैयारी जैसे आयामों को सम्मिलित किया जाए। इसके साथ ही आज आवश्यकता है कि केंद्र सरकार पर्वतीय राज्यों के लिए एक राष्ट्रीय पर्वतीय विमानन ढांचा भी तैयार करें, जिसमें ATC नेटवर्क, मौसम पूर्वानुमान प्रणाली, संचार व्यवस्था, स्लॉटिंग और सुरक्षा SOP को पर्वतीय जो स्थितियां हैं, जो हिमालयन राज्यों की स्थितियां हैं, वहां पर बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थितियां होती हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कई बार ऐसे मौसम खराब हो जाता है कि पता ही नहीं लगता है। कई सारी घाटियां ऐसी हैं जहां पर वो ATC के अनुरूप चलते हैं, तो वहां पर परिस्थितियां अलग होती हैं। दोनों परिस्थितियों में कैसे तालमेल हो, कैसे उसमें जो है और हम अपनी जो हमारी प्रणाली है उसको कारगर बनाएं, कैसे आज जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो हमारा एक बड़ा स्तर बन गया है, उसका लाभ लेकर, उसका उपयोग करके हम लोगों को सुरक्षित यात्रा करवा पाएं। साथ ही में जो हमारे सेवा प्रदाता ऑपरेटर्स हैं, उनसे भी आग्रह करता हूं कि पर्वतीय उड़ानों के लिए विशेष पायलट प्रशिक्षण, स्वैच्छिक कोड ऑफ कंडक्ट, पारदर्शी स्लॉट अनुपालन और सामाजिक उत्तरदायित्वों का वो निर्वहन सुनिश्चित करें और जो पायलट उनके इन क्षेत्रों में सेवा दें, उनकी एक विशेष ट्रेनिंग यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि उच्च हिमालयन क्षेत्रों की परिस्थितियाँ अलग हैं। और हमने जब अभी यूकाटा, ATC और DGCA सब ने मिलकर एक बैठक भी करी थी और हमने सारे ऑपरेटरों को, मैंने इस घटना से पूर्व कुछ 3-4 दिनों पहले उनके साथ एक आपस में विचार विमर्श किया, बैठक करी थी। तब भी मैंने सबसे अनुरोध किया था, आज मैं फिर से ये अनुरोध कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक बड़ा मंच है जहाँ हम नॉर्थर्न रीजन के सारे लोग बैठे हुए हैं। तो होता क्या है कि कई बार ये घटनाएं, ये दुर्घटनाएं और आपदाएं अपने हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनके असर को कम कर सकते हैं, प्रभाव को कम कर सकते हैं, उसमें हम बचत का मार्ग अपना सकते हैं। इसलिए साथियों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस दिशा में जरूर बहुत गंभीरता से विचार करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को
विकसित राष्ट्र बनाने का जो विकल्प रहित संकल्प लिया है उसे पूरा करने हेतु हमने अपने नागरिक विमानन क्षेत्र को और अधिक मजबूत करना होगा। मुझे पूरा विश्वास है इसके लिए हम सभी मिलकर कड़ी मेहनत करेंगे। इसी विश्वास के साथ, चूंकि मैं तो चाहता था, चूंकि राम मोहन नायडू जी हमारे मित्र भी हैं, भाई भी हैं, और आज ये पूरे दिन यहाँ रहने वाले हैं। अच्छा होता मैं भी आपके साथ पूरे दिन यहाँ रहता और अनेक बातें जो आप सब लोग यहाँ पर आज हम लोग चिंतन करते, मंथन करते, उसमें से बहुत बातें सीखने को भी मिलती, आगे करने के लिए भी होता। क्योंकि पहले से आज मेरे कुछ कार्यक्रम निर्धारित थे और कल से यहाँ हमारा जो पहला कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो पिछले कई वर्षों से रुकी हुई थी कोविड के बाद, वो यात्रा भी प्रारंभ हो रही है। उसका आज पहला दल चंपावत जनपद के टनकपुर में आज शाम को पहुंच रहा है। उनको भी कल मुझे प्रातःकाल रवाना करना है, उस कार्यक्रम में मुझे शामिल होना है। मैं अभी हरिद्वार जा रहा हूं। तो एक बार फिर से मैं माननीय मंत्री नागरिक उड्डयन श्री राम मोहन नायडू जी, हमारे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के सभी आए हुए मंत्रियों का, और हिमाचल से भी शायद टीम आई होगी कुछ, वहाँ से वो लोग पहुँच रहे हैं ऐसा बताया गया है। तो आप सभी का मैं एक बार फिर से हृदय से स्वागत करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।